देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। आम आदमी पर फिर पड़ी महंगाई की मार, घरेलू गैस सिलेंडर पहुंचा 1000 के पार। जोधपुर में कर्फ्यू की अवधि 8 मई तक बढ़ाई, 4 घंटे की दी जाएगी ढील। वित्त मंत्रालय ने की एमएसएमई को व्यापार क्रेडिट कार्ड देने की सिफारिश, संपत्ति गिरवी रखे बिना भी मिलेगा लोन। आर्मी और एफसीआई में नौकरी लगाने के नाम पर 1 करोड़ की ठगी, 3 साल बाद दर्ज हुआ मामला। और अब खबरें विस्तार से। देश में एक बार फिर लोगों पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में आज से 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर की बात करें तो अब तक घरेलू गैस सिलेंडर 953 रुपए 50 पैसे का मिल रहा था। अब इसके दाम बढ़कर 1000 रुपए के पार हो गए। घरेलू गैस सिलेंडर अब 1003 रुपए 50 पैसे का आएगा। वहीं कमर्शियल सिलेंडरों की दरों में 9 रुपए की कमी हुई है। ऐसे में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर 2364 रुपए 50 पैसे का हो गया है। जोधपुर पुलिस आयुक्तालय की ओर से शहर के 10 थाना क्षेत्रों में लगे कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है। प्रशासन ने एक बार फिर आदेश जारी कर कर्फ्यू की अवधि अब 8 मई मध्यरात्रि 12 बजे तक बढ़ा दी है। वहीं कर्फ्यू के दौरान छूट का दायरा भी बढ़ाते हुए 4 घंटे का किया गया है। गौरतलब है कि ईद के मौके पर जोधपुर में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। हालांकि हिंसा के बाद अब माहौल शांत है और कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, लिहाजा कर्फ्यू को 8 मई तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में हाल में हुई सांप्रदायिक घटनाओं के बाद सरकार और पुलिस व्यवस्था कटघरे में है। इस बीच डीजीपी एमएल लाठर ने बड़ा फैसला लेते हुए हाल की सांप्रदायिक घटनाओं की जांच के लिए कमेटी बनाई है। डीजीपी लाठर ने इसके लिए 6 सदस्यों की एक टीम का गठन किया है, जिसमें एडीजी विजिलेंस बीजू जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व में टीम इन घटनाओं की जांच करेगी। डीजीपी की ओर से गठित कमेटी करौली, जोधपुर और भीलवाड़ा में हुई घटनाओं पर अपनी रिपोर्ट पुलिस मुखिया को सौंपेगी। पुलिस की टीम ये भी पता लगाएगी कि हाल में हुई सांप्रदायिक घटनाओं के पीछे क्या कोई साजिश तो नहीं है। जांच दल में महानिरीक्षक पुलिस अपराध राजेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक एसओजी गौरव यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध एवं अनुसंधान सेल करौली किशोर बुटालिया, एसीपी पश्चिम जोधपुर आयुक्तालय चक्रवर्ती सिंह एवं सीओ सदर भीलवाड़ा रामचंद्र को शामिल किया गया है। विशेष जांच दल अपनी रिपोर्ट 1 महीने में पुलिस मुख्यालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट के आधार पर तमाम घटनाओं का मूल कारण ज्ञात कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकतर उपखंड मुख्यालयों में महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। शेष उपखंड मुख्यालयों में भी चरणबद्ध तरीके से महाविद्यालय खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए महाविद्यालय खोलने के साथ साथ सहायक आचार्यों की भर्ती के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सहायक आचार्य के 918 रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से विषयवार परिणाम जारी करना प्रारंभ कर दिया गया है। राजकीय महाविद्यालयों में 1000 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की सहमति दे दी गई है। साथ ही सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर जून 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने तबादलों में विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी, दिव्यांगजन और गंभीर बीमारी से ग्रसित को यथासंभव प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए हैं। युवा मामले एवं खेल मंत्री अशोक चांदना शुक्रवार को पंचायत समिति लूणी की ग्राम पंचायत धिंगाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। कार्यक्रम में चांदना ने लोगों को गहलोत सरकार की उपलब्धियां बताईं। इस दौरान उन्होंने पंचायत भवन और सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण किया और श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर में राज्य की सुख शांति की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अशोक चांदना ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप राजस्थान में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि खेलकूद की प्रतिभाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजस्थान की खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए उन्होंने लगभग 250 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी। मुख्यमंत्री जी की यही कोशिश है कि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करें। खिलाड़ी केवल अपने खेल पर ध्यान दें और राज्य के लिए खेल के मैदान में एक नया मुकाम हासिल करें।
चांदना ने कहा कि खेल मंत्री होने के साथ साथ वे एक खिलाड़ी भी हैं। उनका दायित्व है कि राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को बेहतर सुविधाएं और बेहतर माहौल उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की खेल प्रतिभाएं देश विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। लगभग 75 वर्ष बाद राजस्थान की लड़कियों ने कबड्डी के खेल में नेशनल स्तर पर मेडल जीता है। साथ ही राजस्थान ने साइकिलिंग में भी मेडल 34 साल बाद जीता है। वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड की तरह एमएसएमई को व्यापार क्रेडिट कार्ड देने की सिफारिश की है ताकि एमएसएमई की नकदी की समस्या दूर हो सके। व्यापार क्रेडिट कार्ड राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जा सकता है और सिडबी व्यापार कार्ड की नोडल एजेंसी होगी। समिति ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय व विभिन्न बैंकों से बातचीत भी की है। समिति की सिफारिश पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। व्यापार कार्ड से एक सीमित मात्रा में बिना किसी गिरवी के लोन देने की भी सिफारिश की गई है। एमएसएमई के नकदी प्रवाह में बढ़ोतरी को लेकर तैयार की गई स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल एमएसएमई का आकार कृषि से बड़ा हो चला है और एमएसएमई को कम ब्याज दर पर शॉर्ट टर्म लोन दिए जाने की जरूरत है ताकि वह अपने वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा कर सके। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान फसल के लिए शॉर्ट टर्म व टर्म लोन लेते हैं। ऐसे ही एमएसएमई भी व्यापार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमियों को ही व्यापार क्रेडिट कार्ड दिया जाए। अभी करोड़ों ऐसे एमएसएमई हैं जिन्होंने उद्यम पोर्टल पर अपना पंजीयन नहीं कराया है। व्यापार क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने से पंजीयन नहीं कराने वाले उद्यमी भी उद्यम पोर्टल से जुड़ जाएंगे। व्यापार क्रेडिट कार्ड के जारी होने से अति लघु जैसे कि सड़क किनारे कारोबार करने वाले वेंडर, किराना दुकानदार, गांव व शहर के सलून दुकानदारों को भी इससे मदद मिल जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान फसल के लिए शॉर्ट टर्म व टर्म लोन लेते हैं। वैसे ही एमएसएमई भी व्यापार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। व्यापार कार्ड से एक सीमित मात्रा में बिना किसी गिरवी के लोन देने की भी सिफारिश की गई है। प्रदेश के 30 जिलों की विभिन्न नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और पंचायतों में रिक्त हुए पदों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से रविवार को मतदान कराया जाएगा। ईवीएम के जरिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। आयोग की ओर से मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान संपन्न कराने के लिए सभी जिला मुख्यालयों से संबंधित मतदान केंद्रों के लिए सुबह 10 बजे मतदान दल रवाना कर दिए गए, जो शाम तक मतदान स्थलों पर पहुंचकर व्यवस्था संभाल लेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी लोगों से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है। प्रदेश के जिन जिलों में पंचायतों के उपचुनाव हो रहे हैं उनमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, गंगानगर, टोंक, उदयपुर जिले शामिल हैं। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्र के बाहर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही प्रत्याशी और उनके समर्थकों को मतदान केंद्रों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के निर्देश भी मतदाताओं को दिए गए हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव के तहत जिन पदों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं उनमें जिला परिषद सदस्य के 2 पद, पंचायत समिति सदस्य के 21 पद, सरपंच के 32 और वार्ड पंचों के 505 पदों के साथ ही 40 उप सरपंचों के लिए भी उपचुनाव कराए जा रहे हैं। 8 मई को चुनाव संपन्न होने के बाद 9 मई को मतगणना होगी और परिणाम जारी होगा। वहीं जिला परिषद सदस्य के लिए मतगणना सुबह 9 बजे जिला मुख्यालय पर होगी और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतगणना पंचायत समिति मुख्यालय पर सुबह 9 बजे से होगी। उप प्रधान का चुनाव 10 मई को कराया जाएगा। भरतपुर के डीग थाना इलाके में शुक्रवार देर रात बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना में डीग कोतवाली एसएचओ राजेश पाठक और कांस्टेबल जीतू के सिर में छर्रे लग गए। इन्हें डीग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें भरतपुर रेफर किया गया, जहां निजी अस्पताल में इलाज चला, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने पर दोनों को जयपुर रेफर किया गया है। गौरतलब है कि डीग कोतवाली पुलिस इकलेरा गांव में शुक्रवार रात अवैध हथियारों पर कार्रवाई कर रही थी। जैसे ही पुलिस की टीम ने सुनहरी ठाकुर के घर पर दबिश दी, तभी सुनहरी के परिजनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बाकी के पुलिसकर्मी खुद की सुरक्षा करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को लेकर वहां निकलकर डीग अस्पताल पहुंचे। वहीं कांस्टेबल जीतू की हालत नाजुक बताई जा रही है।
बाड़मेर के महाबार चौराहे पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक पर जा रहे 3 लोगों को कुचल दिया। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे जोधपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद लोगों ने करीब 1.5 से 2 घंटे तक हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। सदर थाना अधिकारी अनिल कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। लोग शव को मोर्चरी में रखने के लिए राजी हुए। राजधानी के सिंधी कैंप थाना इलाके में सेना और एफसीआई में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले में 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने 9 धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रकरण की जांच कर रहे जांच अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि टोंक निवासी पीड़ित राजेंद्र कुमार मीणा अपने बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए साल 2018 में निवाई आए थे और वहां पर बस स्टैंड के पास लाखन सिंह नाम के व्यक्ति ने आर्मी और एफसीआई के विशेषज्ञ होने और आला अधिकारियों से संबंध है और वह अब तक कई बच्चों को सरकारी नौकरी लगवा चुका है, ये बात कही। ये बात सुनकर पीड़ित बातों में आ गया और ठगों के गैंग ने कुल 1 करोड़ रुपए ठग लिए। पुलिस के मुताबिक ये हर कैंडिडेट से 5 लाख रुपए नौकरी के नाम पर मांगते थे। पीड़ित ने 3 साल पुलिस के चक्कर काटे, जिसके बाद अदालत के आदेश पर केस दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पर। नमस्कार।